हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नीट फ्लिक्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत करते हैं हम पूरी मैकेनिक्स के सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड के साथ। उस वर्ड का नाम है फोर्स। फोर्स बेसिकली दो चीजें करता है या कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, और दूसरी चीज फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। दो चीजें हमें याद रखनी है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर उसका शेप चेंज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये वर्ड यहां पे आ रहा है स्टेट। तो स्टेट ऑफ मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के। या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह सकता है, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग हो सकता है। अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज होती है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है जिससे वो अपना स्टेट ऑफ मोशन रिटेन करना चाहता है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करना चाहेगा। या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो वो उसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहेगा। इसे कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है कि क्या इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या इनर्शिया के यूनिट एंड डायमेंशंस होंगे? नहीं होंगे। इनर्शिया डज नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशंस। Not a physical quantity. Does not have unit and dimensions. ठीक है। इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप्स का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इसका स्टेटमेंट है कि एन एक्सटर्नल एंड एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक एक्सटर्नल और एक अनबैलेंस्ड फोर्स जरूरी होता है एक स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। ठीक है। अगला टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और ये क्या कहता है? एन एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। और हम इसे और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, also known as law
ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की मेन चीज पे चलते हैं। उस चीज का नाम है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे उनका वेक्टर समेशन किसके इक्वल होगा? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस चीज का है? उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस सिस्टम का जिसपे ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और इसी अभी ये वेक्टर फॉर्म में है। जैसे अगर हमें स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड द सेम गोज फॉर वाई इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक बहुत जरूरी चीज, न्यूटन सेकंड लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। ये डीपी बाई डी टी क्या चीज है? डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट इज पी? पी इज लीनियर मोमेंटम एंड टी इज टाइम। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसी यहां से हम इस इक्वेशन पे भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? P क्या होता है? P इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी, P इक्वल्स टू mv। ठीक है, अब अगर ये चीज हम यहां पुट करें तो क्या बन जाएगा? मास बाहर आ जाएगा और आ जाएगा dv बाय dt and dv by dt is acceleration vector. All right, so we get ma। ठीक है, आ गया। All right, अब अगली चीज है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मास और इक्विलिब्रियम और वेट के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम से शुरुआत करते हैं। What is equilibrium? इक्विलिब्रियम बेसिकली वो स्टेट होती है जब फोर्सेस का समेशन, ऑब्वियसली वेक्टर समेशन, किसके बराबर हो जाता है? जीरो। मतलब सिंपल भाषा में कहा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ओके, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? ये चीज क्या इम्प्लाई करती है? ये चीज ये इम्प्लाई करती है हमें कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो होने के भी दो केस हो सकते हैं। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, या फिर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। ठीक है, एक्सेलरेशन तब नहीं आएगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी अगली टर्म पे जो है मास। मास क्या होता है? मास इज बेसिकली amount of matter।
आप लोग ज्यादा समझने में ध्यान लगाइएगा। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। अच्छा, अमाउंट ऑफ मैटर होता है तो ये कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब अगर आप अर्थ पे हैं तो चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर और भी किसी प्लेनेट पे जाते हैं, अगर मून पे जाते हैं तो भी ये चेंज नहीं होने वाला। हाँ, ग्रेविटी चेंज हो सकती है दूसरे प्लैनेट्स की, लेकिन अमाउंट ऑफ मैटर, मास हो ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा, इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। एंड मास क्या होता है? मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगले टर्म के ऊपर मूव करते हैं। क्या है? वेट। वेट क्या चीज है? वेट एक फोर्स है। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। अच्छा, ये फोर्स है तो ये फोर्स लगाता कौन है? ये फोर्स अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, वेट फोर्स भी बोल देते हैं इसको, mg को बोलते हैं वेट फोर्स। ठीक है, बेसिक जनरली mg के बराबर होता है वेट फोर्स, क्योंकि जो अर्थ होता है वो हम लोग फ्लैट मानते हैं फिजिक्स मैकेनिक्स के सवाल करते हुए, इसीलिए W/mg लिखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अगली चीज आ जाती है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स मैं समझाता हूँ। हमने पहले पढ़ा था इनर्शिया, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेपर ग्लास ले लिया जो कि काफी लाइट है। इसके ऊपर हमने एक थिक शीट ले ली है पेपर की, और इसके ऊपर है कॉइन। ठीक है, इसके ऊपर एक कॉइन है। अब इसमें दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारा फोर्स सडन हुआ तो क्या होगा? If our force is sudden, अच्छा फोर्स लगेगा कहां पे? फोर्स हम यहां पे लगा रहे हैं क्या? अच्छा, सडन फोर्स कैसे लगाएंगे? ऐसे, ये चीज। ठीक है, एक सडन जर्क भी बोल सकते हैं इसको। सडन जर्क लगाएंगे तो क्या होगा? तो क्या हो सकता है या फिर होगा ही, सिर्फ ये शीट जो है ये मूव करेगी और बाकी का सिस्टम वहीं का वहीं रह जाएगा। फील हो रहा है आप लोगों को? जैसे सडन फोर्स लगाएंगे, एक जर्क लगाएंगे तो ये शीट आगे मूव कर जाएगी और ये जो कॉइन है ये ग्लास में गिर जाएगा। ऑन द अदर हैंड, हमारे सेकंड केस में अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा? ठीक है, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, ये मूव कर सकता है। अगर लाइट होगा तो कांस्टेंट में क्या होगा? होल सिस्टम कैन मूव। और अगर फोर्स सडन होगा तो क्या होगा? ओनली शीट विल मूव। ठीक है, अच्छा इनर्शिया से लेकर रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करवाता हूं आपको। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, सारे एप्लीकेशन बेस्ड है, आप लोगों को देख के समझ आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा मैथमेटिक्स और ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक विंडो है और हम सेम विंडो को एक बार एक बुलेट फायर करते हैं विंडो पे, और एक बार एक स्टोन थ्रो करते हैं। दोनों स्टोन और बुलेट का मास सेम है। ठीक है, तो एक इस पे बना ये क्रैक और इस पे बना एक ही क्रैक। कौन सा क्रैक बुलेट से बनेगा और कौन सा क्रैक स्टोन से बनेगा? दोनों का मास सेम है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, मैं बताता हूं। जो छोटा क्रैक है ये बनेगा बुलेट से, बाय बुलेट। क्यों बनेगा बुलेट से? क्योंकि जो फोर्स लगेगा बुलेट जो फोर्स लगाएगी वो बहुत छोटे टाइम के लिए लगेगा, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लगेगा।
तो हम लिख सकते हैं इसका टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होगा फोर्स लगने का, टाइम ड्यूरेशन इज स्मॉल। ऑलराइट, और ये जो बड़ा क्रैक है ये कौन बनाएगा? बाय स्टोन। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो दैट विल बी अ बिट लार्ज। टाइम ड्यूरेशन को टीडी से लिख रहा हूं, विल बी अ बिट लार्ज। ठीक है, एक और एग्जांपल करवाता हूं। अगला एग्जांपल ये है कि एक सीलिंग से हमने दो थ्रेड जोड़ दिए, स्ट्रिंग जोड़ दिए, ठीक है। एक को बोल देते हैं ए और एक को बोल देते हैं बी, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है? मास एम, ठीक है। अब हम हमारा फोर्स यहां दे रहे हैं नीचे की तरफ ऐसे, वो एक सेम कंडीशन है। अगर फोर्स सडन होगा तो क्या होगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? अच्छा, इस केस में अगर फोर्स सडन होगा तो क्या होगा, पहले वो देखते हैं। फोर्स अगर सडन होगा, एक सडन जर्क लगाया हमने, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ बी ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि जो हमारा फोर्स था, हमने पहले वाले एग्जाम्पल से क्या सीखा कि सडन फोर्सेस मे नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द कंप्लीट सिस्टम। अगर फोर्स सडन तो जरूरी नहीं है कि वो पूरे सिस्टम में ट्रांसमिट होए, तो टाइम ड्यूरेशन कम मिलेगा सडन फोर्स को, और ऐसे नीचे करेंगे तो बी के ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर फोर्स कांस्टेंट होगा, उसको ऐसे धीरे 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 खींचेंगे, ठीक है, मतलब कांस्टेंट फोर्स मतलब ए के एक्सेलरेशन से खींचेंगे, तो ज्यादा चांसेस किसके ब्रेक होने के? ए के। क्यों? क्योंकि एक तो ये फोर्स आ रहा है और एक इस पे नीचे मास टाइम्स ग्रेविटी, इसका वेट फोर्स भी लग रहा है इस मास का, तो ज्यादा बियर फोर्स किसको करना पड़ेगा? ए स्ट्रिंग को करना पड़ेगा, तो ज्यादा टूटने के चांसेस किसके? ए के। कब? जब फोर्स कांस्टेंट हो। ऑलराइट, लिख लेंगे हम, फोर्स इज सडन, बी में ब्रेक, और अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ए में ब्रेक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली चीज है नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन को थोड़ा ऐसे लिख देंगे केमिस्ट्री स्टाइल में, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन के लिए दो पॉइंट्स बहुत जरूरी है कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को कॉन्टैक्ट की जरूरत है, उसके बिना ये फोर्स नहीं लग सकता, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर को हम लोग थोड़ा इस स्टाइल में लेंगे, ये 90 डिग्री और आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑलराइट, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये वेइंग मशीन मान लीजिए, इस पे एक इसका सरफेस है वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। इस पे हमने मास रखा है m,
ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन इस m पे कहाँ लगेगा? सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन, इसके बाद मैं आप लोगों को एफबीडी में कैसे बनाते हैं वो बनाना भी सिखाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाला जो ब्लॉक है या फिर जो ग्राउंड है या वेग मशीन है उस पर कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो एज ए रिएक्शन, और ये रिएक्शन एक्सिव रिएक्शन आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, ऑलराइट, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। कॉन्टैक्ट में आया तभी लगेगा, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ऑलराइट, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसका रिजल्ट है? ये इसका वेट फोर्स का रिजल्ट है, जो धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है। ऑलराइट, तो उसका रिजल्ट है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ठीक है, और हमारा ब्लॉक इस बार ऐसे है, ये है m। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो यहां लगेगा। ऑलराइट, ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है ये सभी को पता होता है ना। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है सुनने में कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन इक्वल्स टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये चीज हम लिखेंगे नहीं, इससे हम इस तरह से लिखेंगे शॉर्ट में F12 इक्वल्स टू माइनस F21। ये माइनस का साइन मतलब नेगेटिव साइन नहीं है, ये बताएगा कि ऑपोजिट लग रहा है। ऑलराइट, every action equals to equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो समझने की बात है वो क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में पढ़ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के बेसिकली दो रूल्स होते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो कभी भी हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट यही है कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। एक्शन रिएक्शन पेयर कैन नेवर कैंसिल ईच अदर। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, या फिर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो टू है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा टू पे ही लगेगा, वन पे नहीं लगेगा, थ्री पे। ऑब्वियसली पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है टू, है ना। तो यहां से इसको याद रख सकते हैं कि हमेशा टू बॉडी से ही लग सकता है एक्शन रिएक्शन पेयर। ऑलराइट, और सेकंड स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था? एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। एक्शन रिएक्शन कैन नेवर कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, एक्शन रिएक्शन कैन नेवर कैंसिल आउट ईच अदर। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल दूंगा और आप लोगों को देख के बताना है या फिर अपने दिमाग में सोचना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ ही है, ये अर्थ है, और इस पे एक छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगा? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना, तो नीचे की तरफ इसके ऊपर लगाएगा। और एज ए रिएक्शन अर्थ इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
और अवे लगता है हमेशा ये। ओके, ये पहला ये है, दूसरा ये है कि जैसे हमने बनाया, जैसे ये ब्लॉक है, इसके ऊपर नीचे ये अर्थ पे रखा हुआ है हमने, नीचे कौन सा फोर्स लगाएगी अर्थ के ऊपर? वेट फोर्स, जो कि किसके इक्वल होता है? मास टाइम ग्रेविटी। अगर कोई एंगल गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट mg, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब जो सोचने की बात है वो ये है कि ये जो चीज है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है और एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकता। और ये जो ये चीज है ये क्या है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते और ये एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं ना, ठीक है। ये भी साथ में आप लिख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ एफवीडी बनाकर दिखाता हूं। थोड़ा सा एफवीडी बनाना आ जाएगा तो ये पूरे चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, शुरू करते हैं। एक सरफेस है, उसके ऊपर 3 ब्लॉक पड़े हैं। वी विल नेम देम एज M1, M2 एंड M3। अब इन सभी ब्लॉक्स पे हमको एफवीडी बनाना है। अच्छा, सबसे पहला रूल ये है कि इन सबको अलग तरह से इमेजिन करना है, मतलब एक सिस्टम की तरह नहीं देखना, हर एक ब्लॉक को इंडिविजुअली देखना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है सिर्फ वही दिखाना है, ये जो दूसरों पे लग रहा है वो नहीं दिखाना, ठीक है। जो दूसरे इस पे लगा रहा है हमको वो फोर्स दिखाना है, ये जो दूसरों पे लगा रहा है वो नहीं दिखाना, ठीक है। मतलब ये जो दूसरों पे लगा रहा है वो दूसरों पे दिखा सकते हैं, इस पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है? M3, इसके नीचे क्या है? M2 एंड M1 is underneath them, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो सबसे इजी काम करते हैं। सबको नीचे ग्रेविटी अर्थ किस फोर्स के साथ खींच रही है? M1g, ठीक है, वेट फोर्स। इस पे क्या लगेगा? M2g और इस पे क्या लगेगा? M3g, ठीक है। अब हम नॉर्मल रिएक्शन को अकोमोडेट करेंगे यहाँ पे। जो M3 है वो M2 पे फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? नीचे की तरफ। तो M2 एज ए रिजल्ट इसके ऊपर कहाँ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन? ऊपर की तरफ, ऑलवेज अवे एंड अपोजिट टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस पे और उस नॉर्मल रिएक्शन को हम N3 लिख देते हैं। और ये इस पे कहाँ लगा था? नीचे की तरफ, तो इसको लगाते हैं N3। सिमिलरली M2 जो होगा वो M1 पे नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि M1 भी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ M2 पे लगाएगा, तो ऊपर लग जाएगा N2 और इस पे नीचे लग जाएगा N2, ठीक है। अच्छा, ये जो है M1, ये जो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उसे हम N1 से लिखेंगे, तो ग्राउंड भी एज ए रिजल्ट कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस N1। ये बहुत ही इजी तरह से हम लोगों ने इन तीनों के एफवीडी बनाई है, ठीक है। M1, M2 एंड M3। अच्छा, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? ठीक है, N3 किसका रिएक्शन है? ये वाला N3 का। N2 किसका रिएक्शन है? जैसे N2 का, ठीक है। और ये N1 जो ग्राउंड पे लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ, उसका रिएक्शन है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये N3 और ये M3G ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले से कहा। ऑलराइट, अब आज के लास्ट टॉपिक टेंशन पे आता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टेंशन। टेंशन में भी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कि टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग का मतलब जिनको नहीं पता वो है स्ट्रिंग की लाइन में लगता है। ठीक है, और दूसरा है ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। ठीक है, ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, हमेशा खींचता ही है। ठीक है, पुश नहीं कर सकता है, हमेशा खींचने का काम करेगा। ये दो पॉइंट है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब टेंशन की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनिशियली, तो जो ये स्ट्रिंग अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो स्ट्रिंग मानेंगे है ना, वो हमेशा मासलेस मानेंगे। assume string massless by default unless provided। अगर आपको गिवन हो कि स्ट्रिंग का मास है तो उन चीजों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रहा है तो हम स्ट्रिंग को मासलेस मान के करेंगे। इस चीज का फायदा क्या है, इस चीज से होता क्या है कि अगर हम मासलेस मान के करते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होती है। अगर मास मानते तो टेंशन अलग अलग आती। ठीक है, तो मासलेस मानने का फायदा क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम है। ऑलराइट, अब आगे इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। सीलिंग है और इससे दो मास बंधे हुए हैं, M1 एंड M2। ठीक है, यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। अब इन दोनों की हमको FBD बनाने हैं। अच्छा, सबसे पहला हम क्या करना है, जो अर्थ फोर्स लगा रहा है इन पे वो लगा लेते हैं, M1G एंड M2G। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंशन देखेंगे। इस पे M1 पे टेंशन ऊपर लग रही होगी। ठीक है, M1 स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा होगा तो स्ट्रिंग M1 को कहां खींचेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा T2 जो M2 है वो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा तो स्ट्रिंग भी बदले में उसको ऊपर की तरफ खींचेगी, तो T2 भी अकोमोडेट हो जाएगा अपने यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज है, M1 को क्या इस पे दो ही फोर्स लगेगी, T1 और M1G? नहीं, इस पे एक और फोर्स लगेगा। एक और टेंशन भी तो आ रही नीचे वाली स्ट्रिंग से। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग इसको कहाँ खींच रही है, ऊपर खींच रही है, नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है, तो नीचे T2 भी लगा देगी। ऑलराइट, सही है। तो गाइस, आज की क्लास में हमने टेंशन सीखा और नॉर्मल रिएक्शन सीखा और न्यूटन के तीनों लॉज सीखे, मास सीखा, वेट सीखा और इक्विलिब्रियम सीखा। अगले लेक्चर में आपको स्प्रिंग फोर्स पढ़ाऊंगा और भी बाकी सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन में। अभी हमने सिर्फ बेसिक्स किया है। ठीक है, तो जिनको कुछ भी नहीं आता था उनके लिए था। आगे जैसे जैसे आएंगे हमारी पेस भी बढ़ती जाएगी और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपका अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरा मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हम जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।